भीमपुर गांव में सुषमा अपने बेटे आलोक के साथ रहा करती थी। सुषमा अपने बेटे आलोक के लिए एक सुंदर बहू चाहती थी। सुषमा को दहेज ज्यादा मिलने की वजह से वह अपने बेटे आलोक की शादी काली और बदसूरत सी दिखने वाली लड़की से करवा देती है, जिसे खुद उसका बेटा आलोक भी पसंद नहीं करता था। बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि तू घूंघट में रहा कर। तुझे देखकर तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तेरे सर पर ना तो बाल है और ना ही चेहरे पर रौनक। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर तुझे मैंने पहले ही कहा था कि लड़की का पिता दहेज अच्छा दे रहा है। अरे चारों तरफ देखो, इसके ही दहेज से घर भरा पड़ा है। और क्या हो गया, अगर तुझे ये पसंद नहीं, तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। पास खड़ी मीरा यह सब कुछ सुन रही थी और यह सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह अपने कमरे में चली जाती है और खुद को शीशे में निहार कर रोने लगती है। वाकई में मैं कितनी बदसूरत दिखती हूँ। ऊपर से मेरे सर पर 4 बाल हैं नाम के। इस वजह से मुझे कोई पसंद में नहीं करता। मैंने पिताजी से पहले ही कहा था कि लड़के वाले लालची हैं, लेकिन पिताजी नहीं माने। मीरा जब अपने ससुराल आई थी तब से वह बहुत परेशान रहने लगी थी। उसकी सास उसकी कोई भी इज्जत ही नहीं करती थी और हर वक्त बस उसे ताने दिया करती थी। घर के सारे काम भी करवाती थी पर कोई गुण भी नहीं करती थी। सुबह शाम मीरा घर के कामों में लगी रहती थी। एक रोज सुषमा के घर उसके पड़ोसन मंगली का आना होता है। अरे सुषमा, कैसी है? बड़े दिनों बाद तूने दर्शन दिए हैं। जब से बहू आई है तूने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है। हाँ, अब किस मुंह से बाहर जाऊं और लोगों को कहूँ कि दहेज के चक्कर में ऐसी बहू ली आई जिसकी मुंह दिखाई भी नहीं करवा सकती। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की सुंदर नहीं है, लेकिन ना जाने तूने दहेज के लालच में चढ़ के अपने बेटे की शादी करवा दी और अपने बेटे के साथ साथ अपनी बहू की भी जिंदगी खराब कर दी। अरे तू तो जानती है हमारे परिवार ने कितना दुख देखा है, कितनी गरीबी देखी है। अब इसके आने से अगर हमारे घर में धन दौलत और खुशियाँ आती हैं तो यही सही। लेकिन आगे अगर इसके बच्चे होंगे तो वो भी बीमार ही पैदा होंगे। इसे तो मैं जल्द से जल्द घर से निकाल दूंगी। तू चिंता क्यों करती है? और मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे के लिए दूसरी सुंदर सी बहू लाऊंगी, बेशक वो मुझे दहेज न दे। मीरा सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वह अपनी सास से कुछ भी नहीं कह पाती है। बस अपने रंग रूप को लेकर वह परेशान रहने लगती है। एक दिन मीरा अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहाँ उसका पति आलोक आता है। तुम्हें कहा था ना मैंने, जब मैं कमरे में होता हूँ ना तो मुझे तुम कमरे में दिखाई मत दिया करो। तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मेरी गलती क्या है? आप लोग मुझे हर वक्त ताना क्यों देते रहते हो? आखिर मैंने किया क्या है? ना तो तुमने कुछ किया है और ना ही तुम्हारी कोई गलती है, बल्कि तुम दिखती ही बदसूरत हो। ना तो कोई तुमसे प्यार कर सकता है और ना ही प्यार से बात कर सकता है। तो आप लोगों को मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मेरे पिताजी ने शादी में कितने पैसे खर्च किए और मुझे ब्याहा, लेकिन आप लोगों ने मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। तुम्हें तो ये पहले सोचना चाहिए था। अरे तुम जिसकी जिंदगी में जाओगी ना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो अब जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाओ मुझे। रोज रोज के ताने बाने सुनकर मीरा बहुत परेशान हो जाती है और वह बिना किसी को बताए ही एक दिन घर छोड़कर निकल जाती है। घर में किसी को भी नहीं पता था कि मीरा कहाँ चली गई है। उधर मीरा जंगल के रास्ते से निकल रही होती है, लेकिन उसे जंगल में ही शाम हो जाती है। अब वह थक-हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? अगर अपने मायके गई तो मेरे माता पिता को बहुत दुख होगा। उन्होंने मेरी शादी में बहुत खर्चा किया है और अगर वापस ससुराल गई तो फिर से वही जिल्लत बदनामी सहने को मिलेगी। यह बोलकर मीरा रोने लगती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा होता है और वह मीरा को रोते हुए देख बोलता है, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं बाबा, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। इतना कहने के बाद मीरा उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बात बता देती है। वह बूढ़ा व्यक्ति मीरा की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, यहाँ से दाहिनी तरफ जाने के बाद तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में तुम्हें 3 बार डुबकी लगानी है और उसके बाद तुम्हारे पास किसी तरह के सवाल का जवाब नहीं रह जाएगा। लेकिन बाबा,
ऐसा क्या है उस तालाब में जो मेरे पास कोई सवाल जवाब ही नहीं रहेगा? अभी तुम उस तालाब में जाकर नहा लो और घर चली जाओ। रात होने से पहले चली जाना घर पर, क्योंकि यह जंगल बहुत घना है और यहाँ पर जंगली जानवर घूमा करते हैं। इतना कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। जब मीरा उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर उस तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकलती है, जिसके बाद वह घर जाती है। मीरा की सास सुषमा और पति आलोक मीरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब मीरा घर में आती है तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मीरा तालाब में नहाने के बाद बेहद सुंदर हो चुकी थी। उसका काला रंग रूप बिल्कुल बदल गया था और सर पर लंबे घने बाल थे, जिसे देखकर उसकी सास और पति हैरान हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? इतने लंबे घने बाल और तेरी सुंदरता इतनी सुंदर कैसे हो गई तू? कौन से ब्यूटी पार्लर से आ रही है तू? ये सब कैसा चमत्कार है? तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो? कुछ समय पहले तो तुम इतनी बदसूरत थी, इतनी सुंदर कैसे हो गई? गोरे करने वाला साबुन खा गई क्या? अपने सास और पति की बातें सुनकर मीरा खुद को आईने में देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि तालाब में ऐसा क्या जादू था जिसने उसकी काया पलट दी, जिसके बारे में उसे उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया था। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे इतने घने बाल कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सब उस बाबा का ही चमत्कार है। अरे किस बाबा का चमत्कार है? कुछ तो बता जरा, हम भी तो देखें कौन सा जादू हुआ है तेरे साथ। मीरा जैसे ही अपने बालों में हाथ फेरती है तो उसके हाथों में टूटकर एक बाल आ जाता है और उस बाल को देखते ही मीरा मन में सोचती है, मेरी सास कितना बोलती है, काश इनकी बोलती बंद हो जाती। कहाँ मेरे इतने लंबे बाल घने हैं और मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, तो इन्हें दिक्कत है। अगले ही पल मीरा देखती है कि उसकी सास बोलना तो चाहती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही है। यह चमत्कार होता देखकर मीरा को बड़ा अजीब लगता है और तभी उसे याद आता है कि उसके हाथों में उसके बाल थे, जिसे देखते हुए उसने जो बोला था वह सच हो गया। वह दूसरा बाल तोड़ती है और उसे देखते हुए बोलती है, काश मेरा पति मुझ पर दीवाना हो जाए और घर के सारे काम दोनों माँ बेटे मिलकर करें, मैं तो बस आराम ही करूं। होता भी ऐसा ही है। आलोक जो काफी समय से मीरा को देख रहा था, वह मीरा का दीवाना हो चुका था और मीरा के पास आकर वह उससे बोलता है, तुम अपने प्यारे प्यारे मुलायम हाथों से घर का काम कर कर अपने हाथों को गंदा मत करो। मैं हूं ना, मैं घर के सारे काम कर दूंगा, तुम बस आराम करो। इसका मतलब वो जादुई तालाब था और उस जादुई तालाब में नहाकर अब मेरे बाल जादुई हो चुके हैं। मैं इन बालों के सहारे कुछ भी मांग सकती हूँ और वो पूरा भी हो जाता है। मीरा समझ चुकी थी कि वह जादुई तालाब है, जिसने उसे इतना रूपवान तो बना ही दिया, साथ ही उसे घने लंबे जादुई बाल भी दे दिए थे, जिससे वह अब जो कुछ भी मांगती वह पूरा हो जाता था। लेकिन मीरा ज्यादा समय तक उन जादुई बालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वह अपने घने बालों से आखिरी इच्छा मांगकर उन्हें मुड़वा देती है। मेरे घर परिवार के लोग मिलजुल कर रहे, मेरी सास और मेरी कभी लड़ाई ना हो और मेरा पति कभी मुझे छोड़कर किसी और के बारे में सोचे ही ना, और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, किसी चीज की उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और तो और मेरी सास उतना ही बोले जितना की जरूरत हो। इतना कहकर मीरा अपने जादुई बाल मुड़वा लेती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगती है। मोहन अपनी माँ शांति और पत्नी पूनम के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। मोहन अपने खेत में फसल उगाता और खेत के एक छोटे से हिस्से में मोहन की पत्नी बैंगन, टमाटर, आलू और मिर्ची जैसी सब्जियां उगाती थी। ऐसी एक शाम पूनम और मोहन खेत में काम कर रहे होते हैं। अरे आज रात खाने में क्या बनाओगी? जी, मैं सोच रही हूँ आज शाम को मैं सबके लिए भरवा बैगन बना दूं। नहीं नहीं, बैगन नहीं, मेरा बैगन खाने का मन नहीं है। एक काम करो, तुम ना सबके लिए ना आलू की भुजिया बना दो, बैगन कभी और खाएंगे। ठीक है, फिर आपका मन नहीं है बैगन खाने का तो मैं नहीं बनाऊंगी। चलो आलू ले लो, उसके बाद हम दोनों चलते हैं। आज तो मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, पूरा शरीर टूट रहा है, घर जाके सीधा खा के सो ही जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपके लिए आज जल्दी खाना भी बना दूंगी। पूनम और सोहन दोनों घर पर आ जाते हैं और पूनम सबके लिए खाना बनाती है। खाना खाकर सब लोग आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह पूनम अपनी सास और पति के साथ खेत पर जाती है।
जहाँ वो देखती है कि पौधों में बस एक ही बड़ा बैंगन थे और छोटे छोटे बैंगन नहीं थे। साथ ही बाकी सब्जियां भी चोरी हो चुकी थी। माँ जी, मोहन जी, देखिए ना, हमारी सब्जियां किसी ने चुरा ली। कल तक तो इसमें छोटे छोटे 3 बैंगन थे और आज बस एक बड़ा बैंगन है। हमारे बैंगन को कौन चुरा सकता है माँ जी? और टमाटर तो एक भी नहीं छोड़ा। अरे हाँ, कल तो मैंने भी देखा था कि बहुत सारे बैंगन थे, लेकिन अभी तो एक भी नहीं बचा है। तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे हो? रात में कोई जानवर आया होगा और वो खा गया होगा। माँ जी, अगर कोई जानवर आता तो क्या वो बस हमारी सब्जियां ही खाता? पूरा खेत तो ठीक है, ये तो किसी चोर का ही काम लगता है। हाँ बहू, किसी ने जानकर ही चुराया होगा, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। चल छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब अपना काम करते हैं। मोहन और उसकी माँ अपने कामों में लग जाते हैं और पूनम दुखी होकर उधर ही बैठ जाती है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये कौन रो रहा है? मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा मुझे ला दो कोई। बैंगन को रोता हुआ देखकर वो डर जाती है और शांति उसके पास जाती है। माँ जी, ये तो बड़ा वाला बैंगन रो रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारे कौन से बच्चे हैं जिनके लिए तुम इतना रो रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे बच्चे? इस पौधे में जो छोटे छोटे बैंगन थे ना, वही मेरे बच्चे थे। कल रात मेरे बच्चे चोरी हो गए, मुझे मेरे बच्चे ला दो। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरे बच्चे को ही ला दो। बहू, ये बेचारी बैंगन कितना रो रही है, मुझसे तो इसका रोना देखा ही नहीं जा रहा है। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। अपने बच्चों से दूर होने का गम इस बैगन के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान अपने बच्चे से अलग होने पे रो रहा हो। माँ जी, क्यों ना हम इस बड़े बैंगन को उनके बच्चों से मिलवा दे? बेचारे के बच्चे भी रो रहे होंगे। बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हम कहाँ इसके बच्चे को ढूंढने के लिए जाएंगे? हमें तो पता भी नहीं है कि कौन है इसके बच्चे और कौन लेकर गया है उन्हें। सुनिए माँ जी, हम एक काम करते हैं, हम आसपास की हर मंडी और हर बाजार में जाते हैं, वहाँ पर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि जिसने भी चोरी की होंगे उन बच्चों को, वो तो वहीं लेकर जाएगा ना। पूनम अपनी सास को उस बड़े बैंगन के साथ बाजार में जाने लगती है। कुछ दुकानें देखने के बाद बैंगन के बच्चे नहीं मिलते। बाजार में तो इतने सारे छोटे छोटे बैंगन हैं, उनमें से ही कोई तुम्हारा बच्चा होगा। नहीं, उसमें भी मेरा बच्चा नहीं है। तो फिर तुम अपने बच्चों को कैसे पहचानोगी? मैं अपने बच्चे को आराम से पहचान लूंगी, तुम बस मुझे लेके चलती रहो। शांति और पूनम अब बैंगन को लेकर घर पर आ जाते हैं, जहाँ एक सब्जी वाला बैंगन बेच रहा होता है। उनमें से कुछ छोटे छोटे बैंगन चमकने लगते हैं, जिसे देखकर बैंगन कहती है, वो देखो, मेरे बच्चे, आखिरकार मेरे बच्चे मुझे मिल ही गए। शांति और पूनम सब्जी वाले के पास जाते हैं और शांति बोलती है, अरे ओ सब्जी वाले भैया, आपको शर्म नहीं आती है हमारे बैंगन चुराते हुए? देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो और काम चोरी का करते हो। कौन है आप और मुझ पर ऐसे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? मैंने कोई बैंगन नहीं चुराए। ये जो छोटे छोटे बैंगन रखे हैं ना, ये हमारे बैंगन हैं और आप हमारे मुंह पर ही झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है आपके पास कि ये आपके ही बैंगन हैं? अरे माँ जी, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। बैंगन तो दिखने में सब एक जैसे ही लगते हैं ना, हम इसे गलत साबित नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ, अब बोलो ना। अरे नहीं भैया, वो तो ये हमें बैंगन चाहिए। मैं आपको अब भी कुछ नहीं बेचूंगा, आप कहीं और से लेकर आओ जाओ। अरे नहीं भैया, आप तो बुरा मान गए। आओ भाव बताइए, कितने के दिए? 200 रुपए। अरे भैया, ये बैंगन ही है, कोई सोना नहीं जो आप इतना महंगा दे रहे हो। अगर आप मुझसे प्यार से बात करती तो हम इतने पैसे नहीं बताते, लेकिन आप तो हमसे लड़ाई करने के लिए आ गई, इसलिए ये बैंगन पूरे 200 में मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। वैसे तो पूनम गरीब थी, लेकिन बैंगन का उदास चेहरा देखकर वो महंगे भाव में से खरीदने के लिए मान जाती है। ठीक है, आप दे दीजिए हमें ये बैंगन। बहन जी, इस बैंगन में ऐसा भी क्या है जो आप इतने ज्यादा दाम दे रही हो? ये तो बस साधारण से ही बैंगन है। ये हमारे खेत की बैंगन है जो कि आपने चोरी की है, इसीलिए हमें ये बैंगन चाहिए। पूनम और शांति महंगे दाम में वो बैंगन खरीद के वापस खेत में आते हैं और जादू से सारे बैंगन वापस से पौधे में लग जाते हैं। तुम लोगों ने मुझे मेरे बच्चों से मिलाया है, मैं तुम सबकी बहुत आभारी हूँ। देखिए, आप अपने बच्चों से दूर होकर रो रही थी,
हम लोगों से आपका दुख देखा ही नहीं गया, इसीलिए हमें आपको आपके बच्चे से मिलवाना ही था ना। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। पूनम अपने परिवार के साथ घर चली जाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को वही सब्जी वाला उनके खेत में जाता है और बैंगन के पौधे को देखते हुए कहता है, अरे इस पौधे के बैगन तो मैंने कल ही तोड़ लिए थे, इतनी जल्दी दोबारा कैसे आ गए इस पे? कोई बात नहीं, जो भी हो अब दोबारा तोड़ लेता हूँ, और अगर अगले दिन ये लोग फिर मेरे पास बैगन खरीदने आए तो मैं और भी ज्यादा दाम में बेचूंगा। जैसे ही सब्जी वाला बैंगन के पौधे को हाथ लगाता है तो उसे जोर का झटका लगता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सब खेत में आते हैं तो वहाँ उन्हें बैंगन के पौधे के साथ वही सब्जी वाला बेहोश पड़ा मिलता है। माँ जी, ये तो वही सब्जी वाला है ना जिसके पास हमारे बैंगन मिले थे। इसका मतलब यही है वो, ये हमारी फिर से बैंगन चुराने आया था। लेकिन अगर ये हमारे बैंगन चुराने आया था तो ये यहाँ पर सो क्यों रहा है? ये सोया नहीं है, बल्कि इसे जोर से झटका लगा है, इसकी वजह से ये बेहोश पड़ा है। क्या? ये चुराने तो आया था लेकिन चुरा नहीं पाया। अब जो इसके साथ हुआ है ना, ये आगे से कभी तुम लोगों के खेत में से कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। धन्यवाद कि तुमने इस चोर को सबक सिखाया, वरना हम तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और ये ऐसे ही हमारे खेत की सारी सब्जियां चुराता रहता। अब मेरा समय खत्म हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्या मतलब आपका? समय खत्म हो गया, जाना चाहिए? आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मैं यहाँ बस कुछ समय के लिए आई थी और वो समय अब खत्म हो चुका है। लेकिन आप लोगों की अच्छाइयाँ और भोलापन देखकर मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये सोने का बैंगन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आपकी मदद का उपहार है। इतना बोलकर वो बैंगन और जादुई पौधा गायब हो जाता है। तभी उस चोर को होश आ जाता है। वो तीनों से माफी मांगता है और वापस कभी चोरी ना करने का वादा करके चला जाता है और मोहन का परिवार आपस में खुशी खुशी रहने लगता है। नीलम और विनोद दोनों सुबह सुबह खेत में काम कर रहे होते हैं। उनके खेत में भुट्टे की अच्छी फसल हुई है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। ये देख विनोद अपनी पत्नी नीलम से कहता है, नीलम, तुम सुबह से खेतों में काम कर रही हो, बहुत थक चुकी हो। एक काम करो, तुम खाना खाओ और थोड़ा आराम करो, खेत का काम मैं कर लूंगा। आप भी तो सुबह से खेत में कड़ी मेहनत ही कर रहे हो ना, आप भी चलिए मेरे साथ खाना खा लीजिए। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, ये सब छोड़ के मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? तो ठीक है ना, आप मुझे खाना खाने को जरूर बोल सकते हो, लेकिन अपनी मदद करने से नहीं रोक सकते हो। दोनों ही एक दूसरे को काफी समझते हैं और मदद करते हैं। अब शाम हो जाती है और दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ नीलम की सास मालती बैठकर दोनों का इंतजार कर रही होती है। आ गए तुम दोनों, मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दे। माँ, नीलम खेत में वैसे ही बहुत काम करती है, कभी कभी खाना तो आप भी बना सकती हो ना। बेटा, अब मेरे शरीर में पहले जैसी जान नहीं है, वरना तो मैं तुझे बोलती ही नहीं कुछ करने के लिए। और वैसे भी हमारे तो कभी न कभी दिन आएंगे ही जब हमारे घर में भी नौकर चाकर होंगे। नीलम अपनी सास की बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देती और तुरंत खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मालती कहती है, अरे कब से तुम दोनों उसी खेत में मेहनत करते रहोगे, और मैं तो कहती हूँ इस खेत को हम बेच देते हैं, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। वो तेरे चाचा है ना, उन्होंने भी अपना खेत बेच दिया है, देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं अब। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरे ये खेत हमारे दादा परदादा का है, हम इस खेत में मेहनत करके अपना घर चलाते हैं और भगवान की दया से इस खेत से हमारा गुजारा हो रहा है। और माँ, आप खेत क्यों बेचना चाहते हो? सब कुछ तो ठीक ही है। पता नहीं हमारे कब वो दिन आएंगे जब मैं भी ठाठ से बैठ कर खाऊंगी, इस खेत से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। विनोद और नीलम दोनों ही चुप हो जाते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। लेकिन रात में ही मौसम का रुख बदल जाता है और बहुत जोर की आंधी और तूफान बारिश होने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे में तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप परेशान न हो, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अपनी फसल की चिंता में ही दोनों की रात बीतती है। सुबह जब वो अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा खेत, भुट्टे के पौधे सभी टूट गए थे। सिर्फ एक भुट्टे का पौधा खड़ा हुआ था। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? हमने इतने महीनों से दिन रात मेहनत की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया।
सब खराब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे नीलम? अब हमारा क्या होगा? हमारा पूरा खेत उजड़ गया। बेमौसम बरसात ने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया है। हमने इतनी मेहनत की थी। बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो हमारे मेहनत के फल पे पानी फिर गया। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जो भी बचा है हम उससे समेट लेते हैं। अब रोने से तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तुम सही कह रही हो। दोनों खेत में जाते हैं, लेकिन विनोद दूसरी तरफ जाता है और नीलम दूसरी तरफ जाती है। तभी नीलम को भुट्टे की आवाज आती है। अरे कितना बुरा हुआ आपके साथ, कितनी मेहनत करते थे आप लोग। उस भुट्टे की आवाज सुनकर नीलम हैरान रह जाती है और भुट्टे को देखने लगती है। मैंने देखा था आप दोनों कितनी मेहनत करते थे, अपने खाने पीने की परवाह नहीं करते थे। आप दोनों को ऐसे निराश और परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, सब कुछ तो बर्बाद ही हो गया। मैं आप दोनों को ऐसे परेशानी में देखकर आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? कैसी मदद? अगर आप एक भुट्टे का दाना तोड़ोगे तो वो सोने का बन जाएगा, लेकिन ये एक हफ्ते में एक बार ही होगा। और अगर आपने लालच करना चाहा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। उस भुट्टे की बात सुनकर नीलम भुट्टे से एक दाना तोड़ती है, तभी वो सोने का बन जाता है। ये देखकर नीलम बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के पास जाकर बोलती है, ये देखिए मुझे क्या मिला है। इसे बेचकर हम दोबारा से खाद बीज खरीद सकते हैं। ये तो सोने का है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? समझ लो कि भगवान ने एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता खोल दिया है हमारे लिए। विनोद अपनी पत्नी की बात को समझता है और कुछ नहीं पूछता। वो सोने का दाना लेकर बीज खरीद लेते हैं। नीलम और विनोद फिर से खेत में जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं। अब तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारी उम्मीद जिस फसल से थी वो तो बरसात ने बर्बाद कर दी। इसके कारण अब हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा। कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, धीरे धीरे सब कर लेंगे। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं। विनोद परेशान होकर अकेले बैठा हुआ था। विनोद को परेशान देखकर नीलम उसके पास जाती है। क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है, लेकिन अभी कुछ पैसों की जरूरत है और मेरे पास अब तो 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ है। जहाँ से मैं बीज लाता था वहाँ भी कर्जा हो गया है, वो भी बिना पैसों के कुछ नहीं देने वाले। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बस 1-2 दिन का समय दीजिए। नीलम भी काफी परेशान थी। अपने पति को परेशानी में ऐसे देखकर नीलम की तबीयत भी खराब हो जाती है। खांसी, जुकाम और पेट में दर्द भी हो जाता है। जब सुबह विनोद खेत के लिए जा रहा होता है तो नीलम भी उसके साथ जाने लगती है। ये देखकर विनोद कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, आराम करो चुपचाप से। आप कैसे सब कुछ अकेले करेंगे? मेरी तबीयत भी इतनी खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं आपके साथ खेत जा सकती हूँ, चलिए आप। नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी तुम कुछ नहीं करोगी। कल तक तुम आराम करो, उसके बाद तुम मेरा साथ दे सकते हो खेत में, और मैं तुम्हें मना भी नहीं करूँगा। नीलम अपने पति की बात को मान लेती है और आराम करती है। अगली सुबह नीलम की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर विनोद कहता है, नीलम, तुम्हारी तबीयत तो और ज्यादा खराब हो चुकी है। एक काम करता हूँ, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है। जब तक बहू ठीक नहीं होगी तब तक किसी का भी काम पर ध्यान नहीं लगेगा। तू जा शहर से बहू के लिए दवा ले आ। विनोद तुरंत शहर के लिए निकल जाता है। आज 1 हफ्ता हो गया था और भुट्टे से सोने का दाना भी निकालना था। नीलम इस बात को लेकर बार बार सोच रही थी। तभी वो अपनी सास को आवाज लगाकर बुलाती है। क्या हुआ बहू, तुझे कुछ चाहिए क्या? माँ जी, मुझे चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी एक मदद चाहिए। बहू तो कैसी बात कर रही है? मुझे बता, तुझे कैसी मदद चाहिए? माँ जी, आप खेत में जाइए, वहाँ जो भुट्टे का एक पौधा है ना, उसमें से भुट्टे का एक दाना निकाल लो। जैसे ही आप उस दाने को निकालोगी वो सोने का बन जाएगा। लेकिन माँ जी, आप केवल एक ही दाना निकालना। अपनी बहू की बात सुनकर मालती भी जरा सी देर नहीं करती और तुरंत ही खेत में जाती है और भुट्टे से एक दाना तोड़ती है। जैसे ही वो दाना हाथ में लेती है वो सोने का बन जाता है। ये तो सच में सोने का बन गया है। मेरी बहू भी पागल ही है। अरे, जब हम बिना कुछ करे अमीर हो सकते हैं तो क्यों इतनी मजदूरी करनी? एक दाने से क्या होगा, मैं सारे दाने ही निकाल लेती हूँ। इन्हें बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी। मालती भुट्टे के सारे दाने तोड़ देती है, लेकिन तब एक भी दाना सोने में नहीं बदलता और वो हाथ में पहले से ही बना सोने का दाना था, वो भी भुट्टा बन जाता है। अरे, ये क्या हो गया? ये तो एक भी सोने का नहीं बना। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि लालच मत करना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मालती तुरंत घर जाकर ये सारी बातें अपनी बहू को बताती है। ये सब कुछ पता चलने के बाद नीलम कहती है,
अरे माँ जी, ये आपने क्या किया? बहू, मुझे लगा सारे दाने एक साथ तोड़ लूंगी तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी, लेकिन मेरी लालच के कारण हमने सब कुछ गवा दिया। माँ जी, लालच बुरी बला है और लालच का फल हमेशा ही हानिकारक होता है। बहू, अब हम क्या करेंगे? मैं मेहनत करके खुश हूँ और हम मेहनत से ही सब कुछ फिर से ठीक कर लेंगे। आप चिंता मत करो। मालती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन नीलम को अपने आप पर बहुत भरोसा था और वो मेहनत करके दोबारा से अच्छी फसल उगा लेते हैं।